हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में फंक्शंस के। और बच्चों जैसा आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हम फंक्शनल इक्वेशंस वाला अपना पोर्शन ख़त्म कर लिए थे और हम कंपोजिट फंक्शंस पढ़ रहे थे जिसके मैंने आपको कुछ सवाल कराए थे। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम उसी तरीके के क्वेश्चंस को और आगे बढ़ाएंगे। कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें हो सकता है आपको कुछ सवालों में डाउट भी आया हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा बच्चों कि अगर आपका कोई भी पेंडिंग डाउट हो तो या तो आप वीडियो दोबारा सुनिए या आप उसमें ऐसा करिए कि आप कमेंट से मुझसे डाउट पूछ लीजिए। और हम कोशिश करेंगे कि आज भी जब हम उस तरीके के सवाल करेंगे तो जो पॉइंट्स में मुझे उम्मीद है आपको डाउट आया होगा वो पॉइंट्स रिजॉल्व हमारे हो जाएं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बेटा हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लिए बच्चों जो हमारे पास पहला सवाल लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है लेट f1x is equal to x, f2x is equal to 1 minus x। उसके बाद हमें दिया हुआ है बच्चों f3x की वैल्यू मेरे पास दी हुई है 1 अपॉन x। फिर मुझे बच्चों दिया हुआ है f4x की वैल्यू बच्चों मेरे पास दी हुई है 1 अपॉन 1 माइनस x। फिर अपने पास लिखा हुआ है f5x की वैल्यू बच्चों हमारे पास दी हुई है x अपॉन x माइनस 1। और लास्ट में हमें दिया हुआ है f6x की बच्चों जो हमारे पास दिया हुआ है वो है x माइनस 1/x। ये हमारे पास बच्चों 6 फंक्शंस हैं, ये हमारे पास 6 अलग अलग फंक्शंस हैं। लिखा हुआ है सपोज f6 of fmx की वैल्यू है f ऑफ 4x के बराबर। मान लीजिए एक ये चीज़ दी हुई है और हमें दिया हुआ है fn ऑफ f4x इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है बच्चों f3x। ये हमारे पास दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस n, फाइंड m प्लस n। बहुत ही बढ़िया बच्चों सवाल है ये, ऐसे सवाल जनरली आपको दिखते नहीं है। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है और इसमें नॉर्मली अगर कोई भी बच्चा पहली बार इस सवाल को देखेगा तो यार डाउट आ जाएगा, सवाल में डाउट आ जाएगा कि यार ऐसा सवाल कैसे करेंगे। ठीक है, तो अपन अगर इस सवाल को बच्चों समझने की देखो कोशिश करें तो जैसा मैंने आपको fofx में कल बताया था, जैसा मैंने आपको fofx में या fogx में बच्चों कल बताया था, आपके पास क्या लिखा है f6 ऑफ एक अंदर एक फंक्शन है fmx, एक फंक्शन लिखा है fmx एक फंक्शन है। तो f6 ऑफ एक फंक्शन इज इक्वल टू f4x आपको बोला जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बोलूँगा बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि यार इसको मान लेते हैं t, लेट अस अज्यूम दिस टू बी t। तो मेरे पास क्या आ जाएगा f6 ऑफ t इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा f ऑफ 4x। अच्छा f6 ऑफ t, तो f6x क्या था, f6x था x माइनस 1/x। तो ज़रा सोच के देखो f6t क्या होगा, t माइनस 1 अपॉन t, ये आ जाएगा। f6 ऑफ t क्या आ जाएगा बच्चों, t माइनस 1/t। और इसकी वैल्यू किसके बराबर मुझे दी हुई है, इसकी वैल्यू बच्चों मुझे दिया हुआ है किसके बराबर, f4x के बराबर। f4x क्या था, f4x था 1/1 माइनस x, f4x था बच्चों मेरे पास 1/1 माइनस x। ज़रा सोचो अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके t की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, या इसको आप ऐसे लिख लो, देखो इसको आप ऐसे लिख लो, t/t 1 होता है 1 माइनस 1/t इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस x। यहाँ से बच्चों 1/t मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x। तो यहाँ से आ जाएगा 1/t इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x। ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 कट गया तो माइनस x बाय 1 माइनस x। और माइनस साइन को भी अगर एडजस्ट कर दे और रेसिप्रोकल भी ले लें तो बच्चों मेरे पास t की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1 अपॉन x। t की वैल्यू बच्चों मेरे पास आ जाएगी x माइनस 1 अपॉन x। तो अगर t की वैल्यू मेरे पास x माइनस 1 अपॉन x आ गई तो t क्या था, t हमने माना था fmx को, मतलब कि fmx कितना आ रहा है मेरे पास, x माइनस 1 अपॉन x आ रहा है। fmx कितना आ रहा है, x माइनस 1 अपॉन x आ रहा है। और fmx x माइनस 1 अपॉन x आ रहा है तो x माइनस 1 अपॉन x था क्या, x माइनस 1 अपॉन x क्या था, f6x था। तो यार ये तो f6x लिखा हुआ है और यहाँ पर तो ये क्या था, fmx था। इसका मतलब m की वैल्यू तो कितनी आ गई बच्चों मेरे पास, 6 आ गई। m की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई, बहुत ईजिली हमने सॉल्व कर लिया इसे। अब उसी देखो दूसरे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, दूसरे वाले के लिए देखो दोबारा समझा रहा हूँ। fn ऑफ
एक फंक्शन लिखा है f4x, fn ऑफ एक फंक्शन लिखा है, इसकी वैल्यू है f3x के बराबर, तो मैं आपको क्या बोलूँगा, मान लो इसको y, मान लो इसको y, तो मेरे पास लिखा है fn ऑफ y इज इक्वल टू क्या लिखा है, f ऑफ 3x, fn ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ 3x। अच्छा f ऑफ 3x क्या है बच्चों, f ऑफ 3x है अपने पास 1/x, ये है। और यहाँ पर आप देखो y आपने क्या बोला है, y आपने बोला है f ऑफ 4x को, y आपने बच्चों किसको बोला है, f ऑफ 4x को। f ऑफ 4x कितना था, f ऑफ 4x था 1/1 माइनस x, 1/1 माइनस x, इसको आपने बोला था। y आपने किसको माना है बच्चों, f4x को माना है, और y क्या है 1/1 माइनस x है, क्यों, क्योंकि f4x क्या था 1/1 माइनस x था। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, सॉल्व करने की कोशिश करूँ, और अगर मैं x को निकालूँ तो मेरे पास यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से बच्चों मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/y, या x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/y, या x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 1/y, x की वैल्यू बच्चों मेरे पास आ जाएगी y माइनस 1/y। तो अगर x की वैल्यू मेरे पास बच्चों आ गई y माइनस 1/y, तो ज़रा सोच के देखो कि अगर x ये है तो fny कितना आ रहा है, fny हमारे पास आ जाएगा 1/x, 1/x मतलब y बाय 1 माइनस y, fny कितना आ रहा है y बाय 1 माइनस y। आप सोच के देखो, अगर ये fny लिखा है तो ये आ जा रहा है y बाय 1 माइनस y, y बाय 1 माइनस y बेसिकली था क्या, अगर आप देखोगे y बाय 1 माइनस y अगर आपके पास लिखा हुआ है तो हमारे पास यहाँ से fny की वैल्यू आ जा रही है y अपॉन 1 माइनस y, सॉरी 1 माइनस y मैं गलत लिख रहा हूँ, 1/x है ना, गलत लिख दिए। देखो यहाँ पर ये y माइनस 1/y है ना, y माइनस 1/y है, तो जब आप इसको 1/x करोगे तो y बाय y माइनस 1 आएगा बच्चों, ये y बाय y माइनस 1 आएगा, और y बाय y माइनस 1 क्या होगा, ये f5y होगा। देख लो fny है और दिस इज इक्वल टू ये y बाय y माइनस 1 लिखा है। अगर ये y बाय y माइनस 1 वाला मैं फॉर्मेट बोलूँ, या y बाय y माइनस 1 वाली मैं प्रोफाइल बोलूँ, तो वो क्या होता, f5y होता। भाई अगर मेरे पास f5x की वैल्यू x बाय x माइनस 1 है तो f5y की वैल्यू क्या होती, y बाय y माइनस 1 होती। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँगा तो देखो n की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ये वाले में m की वैल्यू 6 आई थी, यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5 आ गई। तो इस तरीके के भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर फॉग या गॉफ का सवाल है, या फॉफ या गॉग का सवाल है, और अगर इस तरीके का हमें अप्रोच मांगा जा रहा है, तो हमें बीच वाला जो फंक्शन है, जो अंदर हमने फंक्शन डाला है, अंदर वाले फंक्शन को ज़रूर आपको बच्चों कोई ना कोई वेरिएबल अज्यूम करना पड़ेगा। आपकी इच्छा के ऊपर है, आप उसे कोई ना कोई वेरिएबल अज्यूम करिए और उसके बाद ही उसे आप सॉल्व करिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं m प्लस n बच्चों मेरे पास कितना आ जाएगा, m प्लस n बच्चों आ जाएगा 11, m 6 है, n 5 है, m प्लस n आ जाएगा 11। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ये अलग तरीके का सवाल है और इम्पॉर्टेंट सवाल है। मेरे हिसाब से आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अपन अपना आंसर भी बेटा टैली कर लेते हैं। तो बिल्कुल सही अपना आंसर आया, m6 आएगा, n5 आएगा, बिल्कुल करेक्ट। तो बच्चों अब अपन बोर्ड क्लियर करते हैं और अगला सवाल अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब पहले सवाल के बाद अपन अपना अगला सवाल करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है लेकिन बहुत बढ़िया सवाल है। आपके पास लिखा हुआ है लेट fx इज इक्वल टू, हमारे पास ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, मॉड ऑफ 2x माइनस 1, और यहाँ पर है x स्क्वायर माइनस 4। मॉड ऑफ 2x माइनस 1 है फ्रॉम -2 से लेकर 1 तक। ठीक है, जब x -2 से 1 तक होगा तब मॉड ऑफ 2x माइनस 1 है, और x स्क्वायर माइनस 4 होगा जब x जो है वो बच्चों, अभी हम जहाँ पर पढ़ा रहे हैं वहाँ पर मौसम बहुत ही मस्त हो रखा है। बाहर मैं देख सकता हूँ खिड़की से कि बाहर बारिश हो रही है, तो हो सकता है थोड़ा सा लेक्चर हमारा डिस्टर्ब भी हो जाए। खैर उसको अपन एडिटिंग में मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस 4, 1 से x और इससे लेकर 8 तक। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों फंक्शन है, और आपको बोला जा रहा है देन द पॉसिबल integers in the domain of possible integers in the domain of
y इक्वल टू फॉफ एक्स, y इक्वल टू फॉफ एक्स। इसके डोमेन में मैक्सिमम पॉसिबल इंटीजर्स कितने होंगे? 4 ऑप्शन है बच्चों। पहला है 3, उसके बाद है 4, उसके बाद है 5, उसके बाद है 6। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और ये हमारा सवाल दिया हुआ है कि अगर f(x) को मैंने इस तरीके से डिफाइन किया है तो मैक्सिमम पॉसिबल इंटीजर्स इन द डोमेन ऑफ ऑफ x क्या होगा। अब इस वाले सवाल में भी बच्चों जो हमने सवाल कल हमने जिस तरीके के किए थे कि हमें ऑफ x को बनाने के लिए पहले थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता था, ये देखना पड़ता था कि कौन सा हमारे पास मतलब x कौन से एक्सेप्ट होंगे कौन से रिजेक्ट होंगे, ये सारी अभी चर्चा हमारे पास होगी। तो अगर आपके मान लीजिए कल के लेक्चर में कुछ भी डाउट है तो आओ आज के लेक्चर में आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले अपन f(x) का बच्चों ग्राफ बना लेते हैं ताकि अपने को पता रहे कि अपने को चालू कहाँ से करना है। आपको ये बोला जा रहा है कि ये 2x - 1 है बिटवीन -2 to 1। तो आप सोच के देखो जब x नेगेटिव होगा, या इसको आप ऐसे समझो, इसको आप बच्चों ऐसे समझ सकते हो। देखो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? इसका क्रिटिकल पॉइंट है हाफ, इसका क्रिटिकल पॉइंट है हाफ। तो हाफ से छोटी वैल्यूज़ के लिए, जैसे अगर मान लो मैं बोलता हूँ ये 1 है, ठीक है, मान लो मैं बोलता हूँ ये 1 है, तो हाफ से छोटी वैल्यूज़ के लिए ये मॉड कैसा खुलेगा? हाफ से छोटी वैल्यूज़ के लिए मॉड नेगेटिव खुलेगा, ठीक है। तो -2 से लेकर हाफ तक अगर हम बोले कि इसको -1 ले लेते हैं, इसको -2 ले लेते हैं, ये -2 हो गया, ये -1 हो गया, तो -2 से लेकर हाफ तक, -2 से लेकर बच्चों हाफ तक, -2 से लेकर हाफ तक, हाफ पे तो क्रिटिकल पॉइंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। -2 से हाफ तक ये नेगेटिव खुलेगा, ये नेगेटिव खुलेगा मतलब कि ये खुलेगा कैसे? ये जो मॉड ऑफ 2x - 1 है ये खुलेगा 1 - 2x की तरह, ये खुलेगा 1 - 2x की तरह। और हाफ के आगे, हाफ से 1 में, हाफ से 1 में ये खुलेगा पॉजिटिव, मतलब कि ये खुलेगा 2x - 1 की तरह। तो अगर मेरे पास लिखा हुआ है 1 - 2x, तो 1 - 2x कैसा होगा बच्चों? आपको दिखाई दे रहा है इसका स्लोप क्या है? नेगेटिव है। इसका स्लोप क्या है? नेगेटिव है। अच्छा x इक्वल टू जब आप 0 रखोगे तो x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। अच्छा x इक्वल टू मान लो आप -2 रखोगे, -2 जब रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 और 4 5 आ जाएगी। तो यहाँ पर अपन इस तरीके से नेमिंग कर देते हैं, ये इस तरीके से अपन ने बेटा कर लिया, तो इसकी वैल्यू आ जा रही है 5, ठीक है ना। -2 पे इसकी वैल्यू देखो कितनी आ जा रही है? 5 आ जा रही है -2 रखने पे। और उसके बाद -1 जब आप रखोगे तो -1 रखते ही इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा ये कहीं पे, यहाँ पर आ जाएगा -1 पर इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। थोड़ा सा अपन ढंग से बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। और x की वैल्यू 0 पर ये 1 है, मतलब ये वाला पॉइंट, और हाफ पर ये 0 हो रहा है, मतलब ये ऐसी वाली देखो स्ट्रेट लाइन है। ये जो एक स्ट्रेट लाइन देखो मैं बना रहा हूँ, ये वाली स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हो सकता है बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही होगी आपको। तो ये वाली स्ट्रेट लाइन है, ये हमारे पास आ गया। ये हमारा ग्राफ किसका है बच्चों? ये हमारा ग्राफ है 1 - 2x का, 1 - 2x का ये वाला लाइन है। अच्छा हाफ से आगे ये 2x - 1 हो जाएगा, 2x - 1 हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव स्लोप होगा। देखो x की वैल्यू जैसे आप 1 रखोगे, x की वैल्यू 1 पर इसका क्या वैल्यू आएगा? 1 रखते ही इसकी वैल्यू 1 आएगी, मतलब कि ये इधर पहुंच गया, x की वैल्यू 1 पे, ये इधर पहुंच गया ऐसा, ये ठीक है ना। यहाँ पर 1 क्लोज है तो यहाँ तक बना रहा, हमारा ग्राफ बन गया। अब इसके बाद बोला जा रहा है कि 1 से 8 के बीच में, अब देखो ये 1 था, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7 8। आपको बोला जा रहा है 1 से 8 के बीच में ग्राफ का बिहेवियर है x² - 4 जैसा। देखो अगर आप 1 यहाँ रख नहीं सकते हो तो 1 अगर आप रख रहे होते, रख नहीं सकते, लेकिन अगर मान लो आप रख रहे होते 1, तो 1 - 4 कितना आता? -3 आता, -3 आता, मतलब कि 1 पे x इक्वल टू 1 पे यहाँ पर क्या आ जाएगा? ओपन आ जाएगा ये, क्योंकि x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू क्या है? x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू 1 है। देखो x की वैल्यू 1 रखने पर इसकी वैल्यू 1 है, लेकिन यहाँ के हिसाब से अगर मैं देखता तो 1 पे मैंने इसको ओपन क्यों रखा है? ओपन इसलिए रखा है क्योंकि 1 - 4 अगर करता तो -3 आता। और उसके बाद ये कैसा है? एक क्वाड्रेटिक है, एक क्वाड्रेटिक है, ये एक क्वाड्रेटिक है, मतलब ये एक पैराबोला का कर्व है। पैराबोला का कर्व है तो जरा सोच के देखो, ये वाला कर्व x एक्सिस को कब काटेगा? x एक्सिस को जब काटेगा तब x का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 होगा।
मतलब कि वो यहाँ पर 2 पर इसको कट कर रहा है, ये यहाँ पर इसको देखो 2 पर इसको ये ऐसा कट कर रहा है इस तरीके से, ऐसा इस तरीके का आपके पास ग्राफ आ रहा है, ठीक है। और से लेकर 8 तक, इससे लेकर 8 तक, मतलब आप ये समझो बच्चों कि ये जो होंगी वैल्यूज़ ये बहुत ही बड़ी वैल्यूज़ होंगी। आप इसको ऐसा समझो, आप इसको ऐसा समझो बच्चों कि ये जो वैल्यूज़ होंगी ना ये बहुत ही ऐसे ऐसे ये बढ़ता जाएगा। ये जो आपका पैराबोला है ये इस तरीके से आपका पैराबोला इधर ऐसे इंक्रीज करेगा। ये पैराबोला का इतना यहाँ वाला हिस्सा तो छिप चुका है, यहाँ वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, तो ये ऐसा बढ़ता जाएगा। ये पैराबोला है विल बी ऐसा इंक्रीजिंग, इस तरीके से इंक्रीज होता जाएगा। और अब अपने पास बोर्ड का लिमिटेशन है, अपने पास बोर्ड का लिमिटेशन है, साइज़ का लिमिटेशन है। फिर भी अगर मान लो मैं आपको अंदाजे से बताऊं, यहाँ पर थोड़ा ऐसे डॉटेड लाइन करके बना लेते हैं कि ये मान लो ऐसा बढ़ता 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 इस तरीके से ऐसा आ गया ये पैराबोला। थोड़ा सा अपना ये क्वेश्चन कट गया लेकिन ठीक है, समझाने के लिए ठीक है। अगर इस तरीके से हो गया तो आप ये बात को समझो बच्चों कि आपके पास ये जो वैल्यू आएगी तो x इक्वल टू 8 पर देखो क्या वैल्यू आएगी, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 60 आएगी वैल्यू। मतलब कि यहाँ पर जहाँ पर भी इसको कट करेगा ना ये 60 पे कट करेगा। देखो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसा करके 60 पे बहुत मतलब लंबा चौड़ा इसका ग्राफ होगा। इस तरीके का आपके पास कुछ पैटर्न बनेगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन भी विजिबल होगा, भले अपन ने ऊपर से उसमें लाइन बनाई है लेकिन आपको ओरिजिनल क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब अगर हमने एक बार ये ग्राफ बना लिया, अब आपको बोला जा रहा है कि आपको बच्चों डोमेन बताना है फॉफेक्स का। फॉफेक्स होता क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स। फॉफेक्स होता है एफ ऑफ एफ एक्स। अब मैं आपको बोलूँगा कि अगेन जो मैंने आपको कल डेफिनेशन बोला था कि अंदर वाले का रेंज, अंदर वाले का रेंज बाहर वाले के डोमेन से छोटा होना चाहिए या उसका सबसेट होना चाहिए। अंदर वाले का रेंज बाहर वाले डोमेन का सबसेट होना चाहिए। यही वाले पैटर्न वाले सवाल को हमने 2-3 सवालों को कल भी किया था। पैटर्न क्या है बेटा कि अंदर आप सिर्फ और सिर्फ भले इसका ओरिजिनल रेंज बढ़ाओ, भले इसका ओरिजिनल रेंज बहुत बढ़ाओ, लेकिन आप इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वैल्यूज़ को डाल सकते हैं जिसके लिए बाहर वाला फंक्शन डिफाइंड हो। अदरवाइज आप सॉल्व कैसे करोगे। मान लो अगर आपने अंदर कोई ऐसी चीज़ डाल दी जिसके लिए मेरा बाहर वाला फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो मैं सॉल्व कैसे करूँगा। तो यहाँ पर देखो ज़रूर मुझे एफ का रेंज क्या दिख रहा है। अगर आप एफ के रेंज की बात बच्चों करोगे तो एफ का रेंज मैं आपको बोलूँगा कि यार इसका रेंज तो मुझे -3 ओपन, देख लो यहाँ पर ये ग्राफ ऐसा है, यहाँ पर यहाँ नीचे से चालू है तो ये क्या है -3 पे ओपन है। तो -3 ओपन से लेकर देखो ये कहाँ तक जा रहा है, 60 तक जा रहा है। इसका रेंज तो ये है, लेकिन क्या ये मैं पूरी की पूरी वैल्यूज़ को उठा के इधर अंदर रख सकता हूँ क्या, तो जवाब है नहीं। ये सारी की सारी वैल्यूज़ को उठा के आप यहाँ अंदर नहीं रख सकते। इस f के सामने आप ये सारी वैल्यूज़ नहीं रख सकते क्योंकि ये जो फंक्शन f है वो इसकी सारी वैल्यूज़ पे डिफाइंड नहीं है। तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि आखिर कौन सी वैल्यूज़ पे मेरा फंक्शन डिफाइंड है। तो मेरा फंक्शन डिफाइंड कहाँ से कहाँ था, -2 से 8 था। मेरे f का जो ओरिजिनल डोमेन है, मेरे f का जो ओरिजिनल डोमेन है वो क्या है, वो डोमेन है बच्चों इसका -2 से 8। आपका जो f है वो सिर्फ -2 से 8 में डिफाइंड है, सिर्फ -2 से लेकर 8 तक ही वो डिफाइंड है। तो आप अगर बोलोगे कि सर ये -3 से 60 पूरा का पूरा इसमें अंदर रख लो तो ये संभव नहीं है, क्योंकि मान लो अगर आप उठा के 60 अगर इधर अंदर रख लिए तो क्या f ऑफ 60 कुछ होगा क्या, f ऑफ 60 तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि मेरा f तो डिफाइंड ही 8 तक है। तो अंदर मुझे सिर्फ वो वैल्यूज़ को रखना है जिसके लिए मेरा f डिफाइंड है, क्योंकि बाहर वाला फंक्शन f है। तो जिसके लिए ये डिफाइंड होगा सिर्फ मैं अंदर उसी को रख सकता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो अंदर आप क्या रख सकते हो, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आप अंदर रख सकते हो कि अगर अंदर मेरे पास -2 से 8 है, यहाँ पर मेरे पास आ रहा है -3 से 60, तो मैं आपको बोलूँगा कि बेटा -3 से 60 और -2 से 8 को अगर आप नंबर लाइन में बनाकर देखोगे और उसका इंटरसेक्शन निकालोगे तो यही उसका इंटरसेक्शन आएगा। -2 से 8 और -3 से 60 का इंटरसेक्शन यही आएगा -2 से 8। मतलब कि आप अंदर क्या रख सकते हो, इस f में आप अंदर सिर्फ और सिर्फ -2 से 8 रख सकते हो। ये वाली सारी वैल्यूज आप नहीं रख सकते। ये -2 से 8 वाली वैल्यूज इसमें भी हैं, तो इसकी आप कौन सी वैल्यू उधर अंदर रख पा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर। इसके अंदर देखो अगर आप इसकी नंबर लाइन देखोगे तो इसकी नंबर लाइन -3 से लेकर 60 तक है। -3 पे ओपन है और 60 पर क्लोज है, इसकी नंबर लाइन ये है। और इसी के अंदर कहीं पर -2 आएगा और इसी के अंदर कहीं पर 8 आएगा। तो मैं ये सारी वैल्यूज उठा के वहाँ नहीं रख सकता क्योंकि हर वैल्यू के लिए f बाहर वाला डिफाइंड नहीं है। बाहर वाला f किसके लिए डिफाइंड है, सिर्फ इस -2 से 8 के लिए डिफाइंड है।
तो मैं इधर अंदर इसमें से क्या उठा के रखूंगा, सिर्फ और सिर्फ ये -2 से 8 ही रखूंगा। आई होप अब आपको ये क्लियर होगा जो मैं कल भी बोल रहा था। अब अगर मैं सिर्फ -2 से 8 रख सकता हूँ, मतलब कि आप सोच के देखो, एक तो मुझे ये वाला हिस्सा हटाना पड़ेगा। मैं क्या रख सकता हूँ, देखो आपको बता रहा हूँ, ये -2 है और ये आपके पास यहाँ पर अगर हम 8 देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है ना, यहाँ पे 6 7 8, मान लो 8 यहाँ पर कहीं पे होगा। तो मैं कितना रख सकता हूँ, मैं अंदर सिर्फ और सिर्फ -2 से 8 रख सकता हूँ। ये जो fx का रेंज आ रहा है ना, ये वाला जो रेंज आ रहा है, इस रेंज का मैं क्या हिस्सा रख सकता हूँ, सिर्फ -2 से 8। सिर्फ और सिर्फ -2 से 8 तक के हिस्से को मैं उठा के इधर अंदर रख सकता हूँ। सिर्फ ये -2 से 8 जो इसका रेंज आ रहा है, जो रेंज मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, सिर्फ मैं इसको रख सकता हूँ इसमें। तो अगर मैं सिर्फ ये -2 से 8 रख सकता हूँ, मतलब एक तो मैंने ये वाला पोर्शन कट कर दिया, और 8 के ऊपर वाला ये जो पूरा पोर्शन था, जिसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखो 8 के ऊपर वाला ये जो पूरा पोर्शन था, मैंने इसको कट कर दिया। 8 के ऊपर वाले इस पूरे पोर्शन को मैंने कट कर दिया, क्योंकि वो तो मैं रख ही नहीं सकता। अब अगर आप देखोगे बच्चों, तो देखो अगर आपने ये वाला हिस्सा काटा, अगर आपने बच्चों ये वाला हिस्सा काटा, तो ये हिस्सा आपने काटा जरूर है, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग जितने x भी थे वो भी आपको हटाने पड़ेंगे, क्योंकि फाइनली आपसे पूछा क्या जा रहा है, फाइनली आपसे इसका डोमेन पूछा जा रहा है ना, f(x) का। तो अगर आपको फाइनली डोमेन पूछा जा रहा है f(x) का, तो ये वाला आपने हिस्सा काटा, लेकिन ये वाला हिस्सा मिल कौन से वाले x के ले रहा था, वो वाले x भी आपको हटाने पड़ेंगे, जैसे हम कल भी कर रहे थे। तो ये वाला जो पोर्शन है, देखो ये वाला पोर्शन बच्चों अगर आप देखोगे तो ये वाला पोर्शन आपके पास आ रहा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो ब्रांच है, ये वाला ब्रांच कौन सा है, ये वाला ब्रांच है x² - 4 का, ठीक है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -2। अगर मैं देखूंगा कि -2 किसके करस्पॉन्डिंग आ रही है, तो -2 से अगर मैं इसको इक्वेट करता, अगर मान लो मैं इसको बच्चों -2 से इक्वेट करता, तो x की वैल्यू आ जाती है √2, मतलब कि ये वाला हिस्सा क्या आएगा, ये आ जाएगा √2। देख लो करके, ये जो -2 आ रहा है, ये -2 कौन दे रहा है, यही वाला तो ब्रांच आपको दे रहा है ना, ये x² - 4 वाला ही तो ब्रांच ये -2 की वैल्यू दे रहा है। ये तो सब ऊपर है, -2 कौन दे रहा है, ये दे रहा है। तो -2 कौन से x के लिए आएगा, तो -2 के लिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x = √2 के लिए आएगा। तो अगर मैंने अपने इसमें से -2 से -3 तक की सारी वैल्यूज़ को हटाया है, तो -2 से लेकर -3 तक की सारी वैल्यूज़ किसके लिए आ रही थी, देखो -3 इधर आ रहा था, -2 इधर आ रहा था, तो ये वाला भी हिस्सा हटेगा, क्योंकि ये -2 से -3 कौन से x के लिए आ रहा था, x = 1 से लेकर √2 के लिए आ रहा था। तो ये वाला जो हिस्सा है ये मुझे हटाना पड़ेगा, ये 1 से √2 वाला हिस्सा मुझे हटाना पड़ेगा। अब आप सोच के देखो, अगर आप बोलोगे कि क्या x की वैल्यू -3 में रख सकता हूँ, क्या x की वैल्यू में -3 नहीं रख सकता, तो ये √2 तो मैंने हटा लिया। अच्छा, क्या x की वैल्यू में -2 रख सकता हूँ क्या, तो हाँ x की वैल्यू में -2 रख सकता हूँ। यहाँ पर अंदर मैं -2 रख सकता हूँ या नहीं रख सकता, -2 में रख सकता हूँ। तो अगर मैं -2 रख सकता हूँ मतलब मैं 1 रख सकता हूँ, तो मुझे इसमें से x हटाना कौन सा वाला पड़ेगा, 1 ओपन से √2 क्लोज तक का, ये वाला x मुझे हटाना पड़ेगा। देखो मैं, आप अंदर 1 रख सकते हो, क्यों आप अंदर 1 रख सकते हो, क्योंकि ये -2 जो है रेंज में, ये जो -2 बच्चों आ रहा है ये 1 पर आ रहा है, तो इसको आप रख सकते हैं। ये जो -2 आ रहा है, ये -2 जो आ रहा है, ये -2 जो आ रहा है, तो ये -2 कौन से वाले के लिए आ रहा है, x = 1 के लिए आ रहा है। x = 1 के लिए तो देखो -2 आएगा ना, नहीं यहाँ से तो x = 1 अगर आप देखोगे, एक सेकेंड, अगर आप x = बच्चों देखो 1 के लिए देखोगे, तो 1 के लिए यहाँ पर ये -2 वाला ब्रांच है, -2 के लिए तो ये √2 है, सॉरी -3 के लिए ना, गलती हो गई ना, देखो -2 के लिए तो ये वाला आपके पास ब्रांच आ रहा था √2 जो आपने हटाया है, और ये -3 पे ऑलरेडी ओपन था, तो -3 पे ऑलरेडी ओपन था, तो यहाँ पे आपको 1 को भी आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इसके हिसाब से बच्चों अगर इसको मैं देखूंगा यहाँ से कट किया, तो ये भी मुझे कट करना पड़ेगा। फाइनल आंसर में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या हो रहा है। अब आप यहाँ पर देखो, अगर हम इसके आगे देखें तो इसके आगे हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है कि ये 8 से लेकर 60 तक वाला भी हिस्सा हटेगा। तो अगर ये 8 से लेकर 60 तक वाला हिस्सा हटेगा, मतलब ये वाले जो सारा ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच कौन से वाले x के करस्पॉन्डिंग आ रहा था, तो देखो
ये जो आपको 8 मिली है वैल्यू, इसकी वैल्यू 8 कब मिलेगी? ये वाला ही तो ब्रांच आपको 8 देगा ना, तो इसकी वैल्यू 8 कब मिलेगी? इसकी वैल्यू 8 मिलेगी बच्चों जब ये x स्क्वायर की वैल्यू 12 के बराबर होगी, √12 के बराबर, जिसको कि आप 2√3 भी बोलते हैं। तो 2√3 के आसपास आपको ये मिलेगा। 2√3 क्या होता है? 2√3 आप बोलोगे, √3 होता है 1.7 और उसको 2 से किया तो 3.4। तो देखो ये 1 का पॉइंट है, ये 2 का पॉइंट है, ये 3 का पॉइंट है। 3.4 जो होगा बच्चों हमारे पास, जो 3.4 आएगा वो कहीं यहाँ पर आएगा। थोड़ा सा हमने स्केल के हिसाब से नहीं बनाया, लेकिन जो 3.4 आप देखेंगे तो 3.4 यहाँ पर आएगा। दिस विल बी योर 2√3। और ये 8 पर इसकी वैल्यू 60 आ रही थी। तो अगर मैं यहाँ पर इतना हिस्सा अपने ग्राफ में से हटा रहा हूँ, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि इतना मैं रेंज का हिस्सा इधर अंदर नहीं रख सकता, इतना सारा रेंज का हिस्सा मैं इधर अंदर नहीं रख सकता, तो ये वाला रेंज का हिस्सा कौन से एक्स के लिए आया था? तो ये वाला रेंज का हिस्सा ये वाले पूरे एक्स के लिए आया था, तो ये भी मुझे हटाना पड़ेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर f(x) का डोमेन -2 से 8 है तो f(x) का भी डोमेन -2 से 8 हो, ये बात ज़रूरी नहीं है। f(x) का भी डोमेन -2 से 8 हो, ये बात ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे हमने ये वाली वैल्यूज़ हटाई तो इसके करस्पॉन्डिंग ये 1 से √2 वाला हिस्सा हमने हटाया, वैसे ही हमने ये वाली अगर सारी वैल्यूज़ हटाई तो इसके करस्पॉन्डिंग 2√3 से 8 वाला भी हम हिस्सा हटाएंगे। तो बच्चों अगर अपन अब फाइनल अपना डोमेन देखें कि फाइनली डोमेन आ क्या रहा है, हमने ये वाला हिस्सा हटाया और ये वाला हिस्सा हटाया, तो हमारे पास आ जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से -2 से लेकर ये 1 तक का पार्ट, और यूनियन हमारे पास आ जाएगा ये 1 से √2 हमने काटा है, √2 से लेकर 2√3 तक। अब हमें क्या करना है? हमें सिर्फ ओपन और क्लोज ब्रैकेट देखना है। तो आप देखो, क्या आप x की वैल्यू -2 यहाँ रख सकते हो क्या? अगर आप x की वैल्यू -2 रखते, फॉफ आप बात कर रहे हैं, अगर आप x की वैल्यू -2 रखते तो f ऑफ -2 कितना आता? 5 आता। और फिर अगर आप f ऑफ 5 बोलते, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता? 21 आ जाता। मतलब -2 आप रख सकते हैं फाइनल आंसर में। अच्छा, क्या आप 1 रख सकते हैं क्या? तो देखो f ऑफ 1 अगर आप बोलते तो f ऑफ 1 हमारे पास कितना आता बच्चों? 1 आता। और अगर हमारे पास f ऑफ 1 की वैल्यू 1 आती, तो f ऑफ 1 की वैल्यू अगर 1 आ चुकी है तो दोबारा f ऑफ 1 क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये भी डिफाइंड है। फिर अगर हम √2 की बात करें तो f ऑफ √2 कितना आएगा? तो अगर यहाँ पर आप √2 के लिए बोलोगे तो √2 के लिए f ऑफ √2 आ जाएगा -2। और क्या f ऑफ -2 डिफाइंड है क्या? तो हाँ, f ऑफ -2 डिफाइंड है, ये आ जाएगा। और अगर हम बात करें 2√3 की, तो 2√3 अगर आप रखेंगे तो 2√3 होता है √12, उसका स्क्वायर मतलब 12 - 4 8 आएगा। क्या 8 पर मेरा फंक्शन डिफाइंड था क्या ओरिजिनली? तो डिफाइंड था। तो ये सारी ही वैल्यूज़ आप रख सकते हैं, ये सारी वैल्यूज़ आप रख सकते हैं। आपको अपने हटाया क्या क्या है? देखो, मान लो अगर आपको हो सकता है डाउट आ रहा हो कि सर हमको अभी भी नहीं समझ में आया कि आपने क्या हटाया, क्यों हटाया, किस लिए हटाया, या इनको क्यों आपने इंक्लूड किया। मैं आपको बच्चों सिंपल से एक सवाल बोलता हूँ। 2√3 अप्रॉक्सीमेटली 3.4 होता है, अभी आपने बोला। यहाँ पर मान लो कोई एक पॉइंट था 4, ये वाला पॉइंट था 5, ये वाला पॉइंट था 6, ये वाला पॉइंट था 7 और ये 8। आप तो x की वैल्यू 4 रख के देख लो क्या हो रहा है। आप जैसे ही x की वैल्यू 4 रखोगे तो f ऑफ 4 आएगा अंदर। f ऑफ 4 क्या है? f ऑफ 4 अगर आप देखोगे तो 4 स्क्वायर 16 - 4 12 आएगा। उसके बाद आ जाएगा f ऑफ 12। f ऑफ 12 आपको पता है क्या होता है? मेरा फंक्शन तो डिफाइंड ही 8 तक है। f ऑफ 12 पता है क्या मुझे f ऑफ 12 तो पता ही नहीं है। तो अगर मुझे f ऑफ 12 पता ही नहीं है तो मैं ये 4 तो रख ही नहीं सकता। वैसे ही आप 5, 6, 7, 8 कुछ भी नहीं रख सकते, क्योंकि ये अंदर वाली चीज़ का तो जो भी आंसर आएगा उसके लिए बाहर वाला फंक्शन मेरा डिफाइंड ही नहीं रहेगा। तो फाइनली मेरे पास डोमेन कितना आ गया? -2 से 1 यूनियन √2 से 2√3। और जैसे ये आया तो अब मुझे बोला जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीजर्स। तो अगर बच्चों नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीजर्स बोला जा रहा है तो आप सोच कर देखिए इसमें इंटीजर्स कितने हैं? -2, -2 के बाद हमारे पास आ जा रहा है -1 के बाद आ जा रहा है 0, फिर 1, ये 4 तो यहाँ से आ गए। √2 अप्रॉक्सीमेटली होता है 1.414, 2√3 आ जाएगा कितना? लगभग 3.4 के आसपास। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2 भी आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स बच्चों कितने आ गए हमारे पास? 6। टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स हमारे पास आ जाएंगे बच्चों 6।
बहुत ही अच्छा सवाल है, डिफ़िकल्ट भी था और इम्पॉर्टेंट भी था। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको इसको अगर लगे तो कम से कम आप इसको 2 से 3 बार आप इसको रिवाइंड करके देखो, तब आपको समझ में आएगा। जो कंसेप्ट है बच्चों, कंसेप्ट इसका क्या है मैं आपको देखो दोबारा क्लियर कर दे रहा हूँ। हम अंदर सिर्फ वो वैल्यूज रख सकते हैं जिसके लिए बाहर वाला फंक्शन डिफाइंड हो। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो ये देखा कि यार अंदर वाले फंक्शन का रेंज क्या है। तो अंदर वाले फंक्शन का रेंज आया -3 से 60। तो हमने बोला -3 से 60 पूरा का पूरा तो अंदर रख नहीं सकते, तो क्या रख सकते हैं, अंदर रख सकते थे सिर्फ और सिर्फ -2 से 8 और -2 से 8 इसी के बीच में। मतलब कि इसकी हम सारी वैल्यूज उधर नहीं रख सकते, इसमें से जो -2 से 8 वाला हिस्सा है सिर्फ हम वो रख सकते हैं। तो मैंने बोला रख दो। जैसे ही आप -2 से 8 वाला हिस्सा रखोगे, ये -2 से आप 8 वाला बोलते हो कि मैं सिर्फ हिस्सा रख सकता हूँ, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ इतना अगर मैं हिस्सा इसके अंदर यहाँ डाल सकता हूँ, तो इससे एक्स्ट्रा जो हिस्सा था, ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा था, ये एक्स्ट्रा हिस्सा जिस भी x के लिए आ रहा होगा वो मुझे हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो लास्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये वाला जो एक्स्ट्रा हिस्सा था वो किसके करस्पॉन्डिंग आ रहा था, देखो ये जो -3 था, ये -3 वाला पार्ट हमारे पास आ जा रहा था किसके लिए, 1 के लिए। यहाँ पर 1 के लिए -3 आ जा रहा था, और ये -2 वाला हिस्सा किसके लिए आ जा रहा था, तो -2 वाला हिस्सा आ जा रहा था हमारे लिए √2 के लिए। तो हमने ये वाला अगर पोर्शन हटाया तो ये 1 से √2 वाला भी पोर्शन हटाया। वैसे ही अगर मैंने 8 से 60 वाला पोर्शन हटाया तो 8 से 60 किसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है, 2√3 से 8 के, तो मैंने ये वाला भी पोर्शन हटाया। और एक बार जैसे मैंने ये पोर्शन हटाया तो मैंने फिर अपना आंसर लिख लिया, क्या डोमेन मैंने लिख लिया कि जो भी मेरा फाइनल आंसर आएगा, ये आपको समझ में आना चाहिए कि जो फाइनल आंसर आएगा f(x) का, वो ज़रूरी नहीं है कि -2 से 8 ही आए, हमेशा आ भी सकता है, आ भी सकता है या उससे कम आएगा, उसका कोई ना कोई सबसेट ही आएगा, या तो ये पूरा आ जाएगा या उसका कोई ना कोई सबसेट ही आएगा, उससे ज़्यादा आ जाए ये पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ही हमने ये रखा यहाँ पर, तो हमारे पास देखो क्या आ गया कि हमने पहले लिख लिया -2 से 1, √2 से 2√3। ये -2 से 1 तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ नहीं कटा था, फिर ये कटा था, फिर √2 से 2√3 कुछ नहीं कटा था, फिर ये पूरा कटा था। तो हमने इनको लिख लिया और उसके बाद बाउंड्री पॉइंट्स को हम एक एक करके डाल के चेक कर लिए कि मेरा ओरिजिनल फंक्शन उसमें डिफाइंड था भी या नहीं था। जिसमें जिसमें था उसमें मैंने क्लोज ब्रैकेट लगा लिया और उसके बाद हमने फाइनल अपना आंसर कंप्यूट कर लिया। बहुत ही बढ़िया सवाल है, डिफ़िकल्ट सवाल है। ज़रूर अगर आप चाहें तो आप इसको 1-2 बार रिवाइंड करके देखिए। कहीं पर भी अगर आपको डाउट आता है तो ज़रूर आप इसको बेटा कमेंट्स में पूछिए, और इस सवाल को एक बार आप खुद से भी अटेम्प्ट करके देखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस और बेहतर हो पाए। तो बच्चों, अपने अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ने के पहले मैं आपको 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं कंपोजिट फंक्शन की, वो बहुत जल्दी बता देता हूँ और उसके बाद अपन अपने अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी पहली होती है ये कि द कंपोजिट ऑफ फंक्शंस इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है ना, 2 जो अपने पास फंक्शंस होते हैं, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, द कंपोजिट ऑफ फंक्शंस इज नॉट कम्यूटेटिव। नॉट कम्यूटेटिव का क्या मतलब है कि अगर मान लो बच्चों f(x) और g(x) हमारे पास 2 फंक्शंस हैं, मान लो अगर हमारे पास बच्चों f(x) और g(x) 2 फंक्शंस हैं, तो fog(x) और gofx बराबर नहीं होता। ये तो यार इतने हमने अभी तक सवाल पढ़ लिए, आपको भी पता है, बहुत इजी है कि अगर हमारे पास 2 फंक्शन है तो fog और gof दोनों बराबर नहीं होते। हो भी सकता है, किसी किसी में हो भी सकता है, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है द कंपोजिट ऑफ 2 बाइजेक्शंस। द कंपोजिट ऑफ 2 बाइजेक्शंस is also a bijection. The composite of 2 bijections such that gof is defined, then gof is also a bijection. The composite of 2 bijections such that gof is defined, then gof is also a bijection. क्या इसका मतलब है? बोलने का मतलब बच्चों बहुत सिंपल सा है कि मान लीजिए f(x) और g(x) हमारे पास 2 फंक्शंस हैं और दोनों ही बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं। f(x) और g(x) हमारे पास बच्चों 2 फंक्शंस हैं और दोनों ही बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं। अगर दोनों ही बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं, इसका मतलब क्या है? दोनों ही बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं बच्चों, इसका मतलब ये है कि ये 1-1 है।
और ऑन टू भी है। बाइजेक्टिव फंक्शन है, इसका मतलब क्या है कि 1 1 है और ऑन टू भी है। तो मान लो ये मेरा फंक्शन था एफ एक्स, सेट ए से सेट बी तक, और सेट बी से सेट सी तक मान लो ये जी एक्स है। अब यहाँ पर जितने एलिमेंट्स होंगे उनका भी इमेज यहाँ मिलना चाहिए। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबकी 1 1 मैपिंग होनी चाहिए और उसका भी इमेज आपको आगे मिलना चाहिए। और अगर जी एक्स भी आपके पास बच्चों बोला जा रहा है 1 1 ऑन टू, अगर जी एक्स भी आपको 1 1 ऑन टू बोला जा रहा है या बाइजेक्टिव बोला जा रहा है, तो इसकी भी सारी मैपिंग होनी चाहिए और यहाँ पर कोई भी एलिमेंट खाली बचना भी नहीं चाहिए। और अगर आपको बोला जा रहा है कि गॉफ डिफाइंड है, अगर आपको बोला जा रहा है कि गॉफ एक्स डिफाइंड है, गॉफ एक्स मतलब जी इमेज ऑफ एफ इमेज ऑफ एक्स। गॉफ एक्स का मतलब क्या है? जी इमेज किसका? एफ इमेज का। एफ इमेज किसका? एक्स का। अगर गॉफ एक्स डिफाइंड है तो आप देख सकते हैं कि सेट ए से सेट सी में जो गॉफ होगा ये भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, क्योंकि ये भी तो 1 1 ऑन टू हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ईजी सी बच्चों ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत ईजी प्रॉपर्टीज़ है। इसका एज सच आपको यूज़ नहीं आएगा, लेकिन हाँ कभी कभी यूज़ आ भी सकता है। तो कहाँ यूज़ आ सकता है ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, सवालों में देखेंगे। तो ये बेसिक सी हमारी दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और अब अगर आपने इन प्रॉपर्टीज़ को नोट कर लिया है बच्चों, तो हम अब अपना अगला सवाल करते हैं, जो अगेन बहुत ही बढ़िया सवाल है, काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो भी, और उस तरीके के ही हम देखो सवाल बेटा कर भी रहे। अगर आप इन वीडियोस के जो इलस्ट्रेशन है अगर आप वो देखेंगे तो ये इलस्ट्रेशंस काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि क्या है बेटा कि अगर आपको अपने पेपर में जस्टिस करना है तो आपको अच्छे अच्छे सवाल बनाने आने चाहिए। इजी सवाल बनाने का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि उसका आगे काम नहीं आएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं अपना जो अगला सवाल है उसको भी अपन बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो हमारे सामने लिखा हुआ है, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अगेन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। सवाल है, द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज शोन इन द फिगर, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अपन इसको इस फॉर्मेट में ना करके ऐसा लिख लेते हैं कि आपको मैं y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ दे रहा हूँ और आपको डोमेन बताना है फॉफ एक्स का, डोमेन आपको बताना है फॉफ एक्स का, और फॉफ एक्स इक्वल टू 1 हैज़ हाउ मैनी सॉल्यूशंस, हैज़ हाउ मैनी सॉल्यूशंस। ये दो आपको सवाल बताने हैं। y इक्वल टू एफ एक्स का मैं आपको ग्राफ दे रहा हूँ, आपको डोमेन बताना है फॉफ एक्स का, और फॉफ एक्स इक्वल टू 1 के कितने सॉल्यूशंस होंगे बच्चों आपको ये भी बताना है। तो सबसे पहले आपके लिए हम ग्राफ बना देते हैं। ये हमने अपना x एक्सिस और y एक्सिस बना लिया है। सबसे पहले तो इस तरीके से एक लाइन बनी हुई है। ठीक है, इस लाइन में अगर आप देखेंगे तो ये वाला पॉइंट 4 का है, ये वाला पॉइंट -4 का है, और उसके बाद यहाँ पर 5 है, ये 0 पर आके मिल रहा है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2, इसको 3, तो ये 1 पे डॉट है, यहाँ पे 0 पे ओपन है, यहाँ पे 0 पे ओपन है। ठीक है, 1 पे डॉट है, और उसके बाद यहाँ से ये -4 तक था, तो इसको अपन ले लेते हैं -3, एक सेकेंड, -4 पर है, इसको अपन ले लेते हैं -3, -2, -1। ठीक है, ऐसा ले लेते हैं। और यहाँ से अगर अपन आगे देखें तो इसी हिसाब से आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ से हमारे पास बच्चों ये 1 से लेकर इधर 1 तक आ गया ग्राफ ऐसा, और उसके बाद ये 1 से लेकर अपना 2 तक आ गया ग्राफ, 2 पे ओपन है। फिर यहाँ पे 2 से लेकर यहाँ 4, 5 तक जाने की ज़रूरत नहीं है, ये 3 पर ले गया है इसको 5 पर। अगर आप इसका ऐसे देखेंगे ये, तो यहाँ पर ये इसको ले गया ऐसा ऊपर। ठीक है, ये आपके पास ग्राफ है, 5 पे क्लोज है, यहाँ पर 2 पे क्लोज है, इस तरीके का हमारे पास ग्राफ बना हुआ है। ये अपने पास बच्चों आ जाएगा x और ये आ जाएगा एफ एक्स, या इसको आप y भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। ये हमारे पास ग्राफ है। हमें बच्चों डोमेन बताना है फॉफ एक्स का,
और हमें बताना है कि फॉफ एक्स इक्वल टू 1 के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, और ये ग्राफ आपके सामने लिखा है। तो सबसे पहली बात जो बच्चों मुझे समझ में आती है कि अगर आपको ये बोला जा रहा है कि यार सबसे पहले तो आप बताओ ये वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा। ये वाली लाइन का अगर मान लो आपको कोई बोलता है कि इसका आप इक्वेशन बताइए, तो आपको दिख रहा है कि x इक्वल टू -4 पे y इक्वल टू 4 मिल रहा है। यहाँ पर ये 0 पर आ रही है लाइन, तो ये वाली लाइन ज़रूर y इक्वल टू -x के फॉर्म की होगी। ये बात तो आती है समझ में, बेसिक सी बात है। मतलब इसका ये है कि ये -3 पर 3 के पास आएगा, ये -2 पर 2 के पास आएगा, ये -1 पर 1 के पास आएगा। बहुत ईजी सी बात। इसके बाद अगर हम ये वाली लाइन की बात करें, तो ये वाली लाइन अगर आप बच्चों देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि नेगेटिव स्लोप है। y इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट आपको इसमें मिल जा रहा है बच्चों कितना, 1 का मिल रहा है। x इंटरसेप्ट भी कितने का मिल रहा है, 1 का मिल रहा है। मतलब कि अगर आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे, या इंटरसेप्ट फॉर्म था, तो आपके पास आ जाएगा x अपॉन x इंटरसेप्ट विच इज़ 1 प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट विच इज़ 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्टली इसको लिखूँ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, तो ये वाली जो लाइन है बच्चों ये आ जाएगी y इक्वल टू 1 माइनस एक्स की। ये वाली जो लाइन है छोटी सी लाइन ये आ जाएगी y इक्वल टू 1 माइनस एक्स की। उसके बाद अगर हम इस वाली लाइन की बात करें तो ये वाले के लिए देखिए एक पॉइंट मुझे मिल रहा है 1,0 और दूसरा पॉइंट बच्चों मुझे मिल रहा है 2,2। तो 1,0 और 2,2 अगर मिल रहा है, मैं अगर स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाऊँ या 2 पॉइंट फॉर्म लगाऊँ, तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ से आ गया ये 2 माइनस 0 मतलब 2। तो यहाँ से आ गया y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, ये वाली लाइन हो गई y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। ठीक है ना, इसको अपन मिटा लेते हैं। पहले क्या है, अपने को पता तो रहे कि लिखा क्या है, ग्राफ किसका लिखा है, तभी तो अपन आगे सॉल्व कर पाएंगे। और लास्ट वाला जो है बच्चों ये 2,0 है और ये 3,5 है, इसको भी लगा लें तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा y इज इक्वल टू 5x माइनस 10। ये वाली लाइन आ जाएगी y इक्वल टू 5x माइनस 10। ठीक है, तो ये बेसिक है जो हमने लिख लिया सबसे पहले, क्योंकि इसमें लाइंस दी नहीं हुई थी इसलिए निकालना ज़रूरी था ताकि हमें पता रहे कि चल क्या रहे। अब डोमेन पूछा जा रहा है फॉफ एक्स का, एफ ऑफ एफ एक्स का मुझे पूछा जा रहा है डोमेन। तो अगर एफ ऑफ एफ एक्स का बच्चों डोमेन पूछा जा रहा है तो अप्रोच क्या होगा, सबसे पहले तो अंदर वाले का रेंज निकालो क्या है। तो अंदर वाले का अगर मैं आपको बोलूँगा बच्चों रेंज बताओ, तो आप बोलोगे इसका रेंज क्या आ रहा है, एफ एक्स का रेंज आ जा रहा है 0 से लेकर 5 तक। इसका रेंज आ जा रहा है 0 से लेकर 5 तक। 0 भी आ रही है वैल्यूज़, 5 भी आ रही है और बीच में सारी वैल्यूज़ वो ले भी रहा है। ठीक है, अब अगर ये 0 से लेकर 5 तक की सारी वैल्यूज़ ले रहा है तो क्या मैं आपको बोलूँगा कि क्या ये बाहर वाला f इस 0 से 5 में डिफाइंड है क्या। तो आप बोलोगे कि नहीं सर, बाहर वाला f तो 0 से 5 में डिफाइंड है ही नहीं। बाहर वाला f किस में डिफाइंड है, बाहर वाला f तो बच्चों डिफाइंड है किस में, सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर 3 तक में। बाहर वाला f 0 से 5 में कहाँ डिफाइंड है, बाहर वाला f तो 0 से 3 पे डिफाइंड है। बाहर वाला जो f है वो 0 से 3 पर डिफाइंड है। तो मैं आपको बोलूँगा कि यार ये बाहर वाला f डिफाइंड किस में है, ओवरऑल बाहर वाला f किस में डिफाइंड था, देखो -4 से लेकर 3 तक था, -4 से लेकर 3 तक था। तो अगर मैं इन दोनों का आपको बोलूँगा कि कॉमन लेके मुझे बताओ दोनों में कॉमन क्या है, तो आप बोलेंगे सर इस दोनों में कॉमन है 0 से 3, कि 0 से 3 में ये डिफाइंड है। चलो ऐसा अगर आपको नहीं भी बोलना, आप तो ये समझो कि आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यार ये 0 से 5 में डिफाइंड है, अंदर वाला 0 से 5 में डिफाइंड है। तो अगर ये अंदर वाला 0 से 5 में डिफाइंड है तो क्या ये वाला मैं कुछ भी हिस्सा ले सकता हूँ क्या। अगर ये 0 से 5 में डिफाइंड है तो यार ये वाला तो कुछ भी मैं हिस्सा ही नहीं ले सकता, ये वाला तो मेरे लिए सारा का सारा यूजलेस हो गया। अगर आपके पास इसका रेंज 0 से 5 आया है तो 0 से 5 अगर आपके पास बच्चों इसका रेंज आया है तो क्या 0 से 5 आप यहाँ पर सब रख सकते हो क्या। तो आप बोलोगे नहीं सर 0 से 5 हम सब तो नहीं रख सकते, हम क्या रख सकते हैं, हम सिर्फ 0 से 3 रख सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ क्या रख सकते हैं, हम 0 से 3 रख सकते हैं। तो अगर हम बच्चों सिर्फ 0 से 3 रख सकते हैं, तो अगर हम बच्चों सिर्फ 0 से 3 रख सकते हैं तो हमें कौन सा वाला पोर्शन हटाना पड़ेगा, हमें ये वाला पूरा पोर्शन हटाना पड़ेगा। ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन हमको हटाना पड़ेगा। आप ऐसे सोचो,
कि अगर आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे पास अंदर वाले का रेंज 0 से 5 था, 0 से 5 में तो मेरा फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, मेरा फंक्शन सिर्फ 0 से 3 में है। तो अगर फंक्शन ही 0 से 3 में है तो मैं तो सिर्फ 0 से 3 रख पाऊंगा अंदर। यहाँ पे ये जो 0 से 3 है सिर्फ यही तो मैं अंदर रख पाऊंगा, मतलब कि ये 3 से 5 के बीच की दुनिया मुझे हटानी पड़ेगी। अब अगर मुझे ये हटाने पड़ेगा तो ये वाला हिस्सा किसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है, ये वाला हिस्सा इसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है, और इसके करस्पॉन्डिंग x कौन सा आ रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप x बोलोगे तो यहाँ पर कहीं पर आएगा, तो ये वाला हिस्सा हटाना पड़ेगा, यह भी पॉइंट भी निकालना पड़ेगा। और अगर मैं इधर वाले को बोलूँगा तो इधर वाला किसके हिसाब से आ रहा है, इसके हिसाब से आ रहा है, तो ये यहाँ से मुझे ये हटाना पड़ेगा, ये सब हटाना पड़ेगा। तो ओवरऑल में कौन कौन सा, देखो सबसे पहले ये वाला भी पॉइंट निकाल लेते हैं। आपको ये 4 वाला अगर आप देखोगे कि ये 4 कब आ रहा है, अगर आप यहाँ पर बच्चों देखोगे कि यहाँ पर ये जो 4 है, ये 4 वाला पॉइंट कब आ रहा है, और ये 3 वाली भी जो लाइन है, तो ये 3 से 4 वाली लाइन, पहले तो आप 4 से 5 देखो, ये जो 4 से 5 वाली लाइन है, तो ये 5 वाली लाइन तो ये 3 के करस्पॉन्डिंग है, यहाँ 3 डालोगे तो 5 मिलेगा। 4 वाली लाइन किसके करस्पॉन्डिंग है, तो 4 वाली लाइन बच्चों करस्पॉन्डिंग है, अगर आप यहाँ से निकालोगे 4 के लिए, अगर आप यहाँ से इसको निकालोगे तो 4 वाली लाइन हमारे पास आ जाएगी, जैसे आप y की वैल्यू 4 डालोगे तो 14/5, ये आपके पास आ जाएगा 14/5। अच्छा, उसके बाद अगर आप 3 से 4 देखोगे तो 3 से 4 में मेरे पास 2 ब्रांचेज हैं, एक तो ये वाली ब्रांच है जो क्लियर दिख रही है, जो हटेगी, 3 से 4 वाली ब्रांच इधर भी तो है, 3 से 4 वाली ब्रांच इधर भी तो है, ये भी तो हटेगा। तो अगर ये हटेगा तो ये 3 के करस्पॉन्डिंग कहाँ पे आएगा, ये भी हटेगा यहाँ से। तो अगर ये भी हटेगा तो देखो ये 3 के करस्पॉन्डिंग कब आ रहा है, तो ये जो आपकी लाइन थी, लाइन क्या थी, 5x - 10 थी, अगर आप y की वैल्यू 3 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13/5, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 13/5। तो ये 13/5 के आगे वाला भी पोर्शन हट रहा है। फाइनली मेरे को जो डोमेन दिख रहा है इसका, मुझे डोमेन इसका दिखाई क्या दे रहा है, फॉफ का। एक बात तो मुझे पता है कि फॉफ का डोमेन जो भी होगा वो इस पूरे के अंदर ही आएगा, फॉफ का डोमेन जो भी होगा वो -4 से 3 के बीच में ही आएगा। तो फॉफ का अगर मैं डोमेन देखूं तो मुझे दिखाई दे रहा है -3 से लेकर 2 तक, 2 भी नहीं 13/5 तक, -3 से लेकर 13/5 तक मुझे ये दिख रहा है। आप ऐसे समझो, क्या आप यहाँ पर -3 रख सकते हो क्या, आप ऐसे समझो क्या आप -3 रख सकते हो क्या। मैं आपको बोलूँगा अगर मैं x की वैल्यू मान लो -3 रखता, अगर मैं x की वैल्यू -3 रखता तो -3x की वैल्यू रखते ही मुझे क्या मिलता, f ऑफ -3 मिलता। फंक्शन की वैल्यू -3 पर कितनी है, फंक्शन की वैल्यू -3 पर आ रही है बच्चों 3, और जैसे ही इसकी वैल्यू 3 आ जा रही है तो f ऑफ 3 कितना मिलता, तो f ऑफ 3 बच्चों जो मुझे मिलता है, f ऑफ 3 मुझे मिल जाता कितना, f ऑफ 3 मुझे मिल जाता 5। डिफाइंड था फंक्शन, मतलब आप -3 रख सकते हो। अगर हम बात करें 13/5 की, तो फंक्शन की वैल्यू x की जगह अगर आप 13/5 रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू 13/5 पे कितनी है, तो 13/5 पे बच्चों अगर आप बोलोगे तो 13/5 पे मेरे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 3 आ जा रही है। आप देख लो 13/5 आप जैसी रखोगे इस ब्रांच में 5x - 10 वाली में, तो 13/5 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 3 आ जा रही है। तो फिर f ऑफ 3 कितना आएगा, f ऑफ 3 आपके पास आ जाएगा अगेन 5। तो यहाँ पर भी आप ये भी रख सकते हो। कोई बच्चे का सवाल आएगा कि सर मुझे आप बताओ कि आप x की वैल्यू 14/5 और x की वैल्यू 3 क्यों नहीं रख सकते। मान लो कोई बच्चा सवाल बोलता है कि सर आप x की वैल्यू 14/5 और x की वैल्यू 3 क्यों नहीं रख सकते, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप रख के देख लो। जैसे ही आप x की जगह 14/5 रखोगे तो f ऑफ 14/5 आएगा, f ऑफ 14/5 जैसे ही आप यहाँ पे निकालोगे तो इस y की वैल्यू f कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और जैसे ही इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी तो क्या f ऑफ 4 डिफाइंड है क्या f ऑफ 4 डिफाइंड है क्या, तो f ऑफ 4 तो डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए 14/5 नहीं रख सकते। कोई बोलेगा सर 3 क्यों नहीं रख सकते, मैं बोलूँगा रख के देख लो। f ऑफ 3 कितना होता है, f ऑफ 3 होता है 5, अंदर वाले की वैल्यू 5 आ गई, तो f ऑफ 5 क्या डिफाइंड है क्या, डिफाइंड नहीं है, इसलिए नहीं रख सकते। कोई बच्चे को डाउट आएगा सर आपने -4 क्यों नहीं रखा, मैं बोलता हूँ रख के देख लो। जैसे ही आप बोलोगे f ऑफ -4 तो f ऑफ -4 कितना है, f ऑफ -4 है 4। जैसे ही आप बोलोगे इस पूरे की वैल्यू अंदर वाले की 4 आ रही है तो क्या f ऑफ 4 डिफाइंड है क्या, f ऑफ 4 डिफाइंड ही नहीं है, नहीं रख सकता। तो डोमेन मेरे पास बच्चों कितना आ गया, -3 से लेकर 13/5 तक। डोमेन हमारे पास आ जाएगा -3 से लेकर 13/5 तक, ठीक है, बिल्कुल सही हमने निकाला है।
अब अगर अपन बात करें बच्चों इसके रेंज इसकी अगर हम बात करें फॉफ एक्स इक्वल टू 1 के कितने सॉल्यूशन है, तो फॉफ एक्स इक्वल टू 1 मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1। इसके आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ रहा है। तो सबसे पहला तरीका क्या होगा कि इस एफ एक्स को तो आप टी मान लो। सबसे पहला जो चीज़ होगा आप इस एफ एक्स को टी मान लो। तो अगर बच्चों आप इस एफ एक्स को टी मानोगे तो एफ टी इक्वल टू 1 के कितने सॉल्यूशंस हैं, यहाँ से आपको बोला जाएगा कि एफ टी इक्वल टू 1 के बताओ कितने सॉल्यूशंस है। तो एफ टी इक्वल टू 1 के अगर आपको मान लो बच्चों नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे जा रहे हैं, तो एक तो ये हो गया सॉल्यूशन -1, टी की वैल्यूज क्या क्या आ रही है, एक तो -1 आ गई। अच्छा इसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो एक बार ये वाला आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर भी तो 1 मिल रहा है, यहाँ पर भी तो आपको 1 मिल रहा है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, आप जैसे ही टी की वैल्यू 0 डालोगे तो देखो एफ ऑफ 0 भी, एफ ऑफ 0 कितना है, एफ ऑफ 0 1 है, तो टी की वैल्यू 0 भी आ गई। फिर आप इसके बाद आगे बढ़ोगे तो आपके पास ये वाली ब्रांच चाहिए, यहाँ पर भी आपको 1 मिलेगा। अगर आपको यहाँ पर y की वैल्यू 1 मिल रही है तो सोचो x की वैल्यू कितनी होगी, 3/2। x की वैल्यू होगी 3/2, ये इसीलिए तो मैंने लिखा था y इक्वल टू 2x - 2 जो मैंने लिखा था ब्रांच। जैसे ही आप इसमें बोलोगे कि बताओ y इक्वल टू 1 कब मिलेगा, तो 1 यहाँ आप रखोगे तो 3/2 आ जाएगा x। अच्छा उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो आपके पास अगली ब्रांच है 5x - 10 वाली, इसमें भी कभी ना कभी तो 1 मिलेगा यहाँ पे। तो अगर इसमें भी आपको 1 मिल रहा है तो इसमें 1 कब मिलेगा, जैसे ही आप यहाँ 1 रखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 11/5, आपके पास आ जाएगा 11/5। तो मेरे पास t की कितनी वैल्यूज आई, 4 वैल्यूज आई। अब अगर बच्चों मेरे पास t की 4 वैल्यूज आ गई तो t मैंने किसको माना था, f(x) को माना था, तो f(x) की मेरे पास 4 वैल्यूज आ गई, -1, 0, 3/2 और 11/5। अब आप इस ग्राफ से देख लो, क्या f(x) की वैल्यू -1 कभी भी हो सकती है क्या, f(x) की वैल्यू तो हमेशा ही पॉजिटिव है या 0, f(x) की वैल्यू -1 तो कभी नहीं है, तो यहाँ से तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। f(x) की वैल्यू 0 के कितने सॉल्यूशन है, f(x) की वैल्यू 0 के कितने सॉल्यूशन है, तो f(x) की वैल्यू 0 के यहाँ पे 1 सॉल्यूशन है और ये 2 सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है। f(x) की वैल्यू 3/2 के बताओ कितने सॉल्यूशन आएंगे, तो 3/2 यहाँ पर कोई लाइन होगी, 3/2 वाले का आप देखोगे तो 1 सॉल्यूशन ये, उसके बाद अगर आप देखोगे 3/2 का तो 1 सॉल्यूशन यहाँ पर और 1 सॉल्यूशन यहाँ पर, 3 सॉल्यूशन मिलेंगे। और लास्ट में अगर मैं 11/5 की बात करूँ तो 11/5 ऐसी वाली लाइन होगी। तो अगर हम 11/5 की बच्चों बात करें तो 11/5 के कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, तो 1 सॉल्यूशन यहाँ पे, 1 इधर वाली ब्रांच है तो मिलेगा नहीं, इधर वाली ब्रांच में मिलेगा तो 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास फॉफ एक्स इक्वल टू 1 के कितने आ गए, 7, 2 और 3 5 और 2 7, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ गए 7। और मेरे पास बच्चों जो इसका डोमेन आ गया फॉफ एक्स का, वो आ गया है -3 से 13/5 तक। बहुत ही अच्छा सवाल है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, ठीक है ना। अब देखो आप अपन ऑलमोस्ट फंक्शंस के कंप्लीशन पे पहुंच रहे हैं, तो अब जो सवालों का लेवल होगा वो बहुत अच्छा होगा, अपन बेकार सवाल नहीं करेंगे। कंपोजिट फंक्शन में वैसे भी आता है, ये टिपिकल जेईई एडवांस पैटर्न का क्वेश्चन है। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा कि ऐसे आपको सवाल कैसा लगा, सो दैट कि मैं आपको ऐसे सवाल होमवर्क के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा दे पाऊँ। तो बच्चों आज का लेक्चर ख़त्म करने के पहले एक आखिरी सवाल अपन और कर लेते हैं, वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। कि मान लीजिए आपके पास बच्चों f(x) एक फंक्शन है जो डिफाइंड है अलग अलग ब्रांचेस में, या तो वो 1 + x होगा या तो वो 3 - x होगा। 1 + x ये होता है जब आपका x 0 से 2 के बीच में होता है, और 3 - x ये होता है जब आपका x 2 से 3 के बीच में होता है, ठीक है ना। इक्वालिटीज़ का बच्चों अपने को ध्यान देना है। आपको बोला जा रहा है कि फाइंड फॉफ एक्स, आपको बोला जा रहा है कि फाइंड फॉफ एक्स। फॉफ एक्स किस तरीके से डिफाइंड होगा, ये हमारे पास सवाल है। तो ऐसे सवालों को बच्चों देखो कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। फॉफ एक्स का मतलब क्या है, फॉफ एक्स का मतलब है एफ ऑफ एफ एक्स। मतलब कि मुझे इस फंक्शन में जहाँ जहाँ पर x मिल रहा था वहाँ पर मैंने क्या रखा है, fx रखा है। जहाँ जहाँ पर x मिल रहा है वहाँ पर हमने क्या रखा है, fx रखा है। इस तरीके से जहाँ जहाँ पर भी x था वहाँ पर अपन ने fx रख दिया, इस तरीके से। तो फॉफ एक्स को तो मैंने डिफाइन कर लिया।
अब जो ये एफ एक्स आपके पास दिया हुआ है, एक बार अपन ऐसा करते हैं बच्चों, अपन इस एफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं। इस एफ एक्स का अपन ग्राफ बनाते हैं। देखो एफ एक्स क्या बोल रहा है, 1 + x होगा अगर x 0 से 2 के बीच में। जब x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो यहाँ पर 1 आएगा, जब आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 आएगा, x की वैल्यू आप 2 रखोगे तो 3 आएगा। तो ये इस तरीके का आपके पास ग्राफ है, ऐसा, ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये 0 पर है, ठीक है। और इसके बाद बच्चों अगर हम इसके आगे की बात करें तो 2 से 3 में क्या है ग्राफ आपका, 3 - x है। तो x की वैल्यू जब आप 2 रखते हैं यहाँ पर तो ये 1 पर आता, जब आप मान लो 2 की तरफ रखे होते तो ये 1 पर आता, लेकिन मैंने यहाँ पे ओपन क्यों कर दिया, क्योंकि इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी तो लगी नहीं है। और 3 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। 3 पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, मतलब ये ग्राफ ऐसा है, ठीक है। तो ये हमारे पास बच्चों इसका ग्राफ बना हुआ है, ये हमारा एफ एक्स है और ये हमारा x है, ठीक है। और हमें बोला जा रहा है कि यार फॉफ को आप तो डिफाइन करो, हमें बोला जा रहा है कि सर आप फॉफ को डिफाइन करो, एफ एक्स का तो हमने ग्राफ बना लिया। मैं आपको बच्चों इसमें ये बोलूँगा कि देखो फॉफ क्या आ रहा है, 1 + f(x) आ रहा है जब एफ एक्स 0 से 2 है। एफ एक्स की वैल्यू जब 0 से 2 है तो एफ एक्स की वैल्यू 0 से 2, एफ एक्स की वैल्यू जब 0 से 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 0 से 2 में आपको एफ एक्स कितनी ब्रांचेस में दिख रहा है, 0 से 2 में आपको एफ एक्स बच्चों दिख रहा है 2 ब्रांचेस में, एक तो ये वाली ब्रांच है और एक ये वाली ब्रांच है। जो ये पहली वाली ब्रांच है दिस इज 1 + x वाली ब्रांच, जो बाद वाली ब्रांच है दिस इज 3 - x वाली ब्रांच। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये 1 प्लस ये जो एफ एक्स है 0 से 2 में, ये एफ एक्स कितनी ब्रांचेस में बटा हुआ है, 0 से 2 में अगर आप देखोगे बच्चों तो ये 0 से 2 में आपका एफ एक्स बचा हुआ है एक 1 + x वाली ब्रांच में, और 0 से 2 में आपका ये एफ एक्स जो बटा हुआ है वो एक इस वाली ब्रांच में 3 - x वाली ब्रांच में। एफ एक्स 2 वैल्यूज ले रहा है, या तो 1 + x ले रहा है या 3 - x ले रहा है। अब ये 1 + x कब ले रहा है, ये बच्चों 1 + x ले रहा है जब x, ये 1 + x कब ले रहा है, जब x 0 से 1 है। जब आपका x 0 से 1 के बीच में, जब आपका x 0 से 1 के बीच में है तब ये एफ एक्स क्या है, 1 + x ले रहा है। और जब आपका x 1 से 2 के बीच में होगा, जब आपका x बच्चों देखो 1 से 2 के बीच में होगा, तब आपका इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 3 - x आ रही है। देखो ये 3 - x आ रही है। एक सेकेंड, जब हम ये 0 से 2 वाली बात करें तो ये 0 से 2 वाली जो बात है, तो 0 से 2 वाली में एक ये ब्रांच आ रहा है, एक ये ब्रांच आ रहा है। ये वाला जो आपका है 3 - x वाला, ये 3 - x कब ले रहा है, जब आपका x 2 से 3 के बीच में, 3 - x ले रहा है बच्चों जब आपका x 2 से 3 के बीच में है। अब देखो आप इस बात को समझो कि क्या यहाँ पर कभी भी 0 से 2 में, इस 0 से 2 में कभी भी ये 1 ले रही है क्या, ये वाली ब्रांच, ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली ब्रांच कभी भी वैल्यू अपना 1 ले रही है क्या, तो ये वाली ब्रांच तो कभी भी अपना वैल्यू 1 नहीं ले रही। तो अगर 1 अपनी ये वैल्यू ले ही नहीं रही है तो बेसिकली ये 1 आता किस पे, 2 पे आता। तो 2 पे तो आपको ओपन लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वो वैल्यू उसकी ले ही नहीं रहे, तो 2 पे आपका ओपन लगेगा। और अगर आप 3 पर बात करो तो ये देखो 3 पर ये इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है, 0 आ जा रही है, तो 3 पर आपका क्लोज लगेगा इस तरीके से। और लास्ट में अगर मैं बोलता हूँ कि 3 - एफ एक्स है जब एफ एक्स 2 से 3 के बीच में, 3 - एफ एक्स है जब एफ एक्स 2 से 3 के बीच में, तो 2 से 3 में ये क्या वैल्यू ले रहे हैं, तो अगर आप 2 से 3 देखोगे तो 2 से 3 में भी ये 1 + x वाली वैल्यू ले रहे हैं। 2 से 3 वाले में कितनी ब्रांचेस हैं, 2 से 3 वाले में सिर्फ एक ब्रांच है, ये वाली 1 + x वाली। और एफ एक्स आपका 2 से 3 जब ले रहा है तो आप मुझे बताओ कि ये 1 + x वाली ब्रांच 2 ले रही है क्या, तो 2 कब ले रही है, जब x = 1 पर है, जब x = 1 पर है। और ये वाली ब्रांच आपका 3 कब ले रही है, ये 3 ले रही है जब x = 2 पर है। इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों देखो अगर आप इसको क्लब करोगे तो देखो x = 1 अगर आप बोलोगे तो x = 1 पर यहाँ से आंसर क्या आ रहा है, 1 + 1 + 1 3 आ रहा है। और x = 1 पर अगर आप यहाँ से देखोगे आंसर, तो यहाँ से आपके पास आंसर टोटल 1 आ रहा है।
तो x इक्वल टू 1 पे आप एक बार रख के देख लो कि इक्वालिटी कहाँ आएगी। जब आप x इक्वल टू 1 रखोगे तो x इक्वल टू 1 रखोगे तो f ऑफ 1 कितना आएगा, 2 आएगा। और जैसी f ऑफ 1 की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी तो f ऑफ 2 कितना आएगा बच्चों, f ऑफ 2 आएगा हमारे पास 3। तो अगर f ऑफ 2 हमारे पास 3 आएगा तो फाइनली फॉफ x की वैल्यू 1 पे कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। तो फॉफ x की वैल्यू अगर मैं बोलूँ 1 पे, फॉफ x की वैल्यू अगर मैं बोलूँ 1 पे मेरे पास कितनी आनी चाहिए, तो 3 आनी चाहिए। मतलब यहाँ पर इक्वालिटी रहेगी और यहाँ पर नहीं रहेगी। ये जो 3 माइनस 1 प्लस एक्स वाली ब्रांच है ना, यहाँ पर नहीं रहेगी। तो आप इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, फॉफ x जो होगा बच्चों 1 प्लस 1 2 प्लस एक्स, जब x आपके पास है 0 क्लोज से 1 क्लोज्ड, उसके बाद जब x 1 से 2 क्लोज्ड में होगा तभी आ जाएगा 2 माइनस एक्स। और उसके बाद जब आपके पास 2 से 3 में होगा, जब आपके पास बच्चों ये 2 से 3 में होगा तो आपके पास ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स। ये आपका फॉफ एक्स आएगा। इस तरीके से आपका फॉफ एक्स डिफाइंड होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। मैं एक बार दोबारा आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। पहले अपन अपना आंसर भी एक बार टैली कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझा भी देता हूँ कि हो क्या रहा है। देखिए फॉफ एक्स की वैल्यू 2 प्लस एक्स आएगी जब x 0 क्लोज्ड से 1 क्लोज्ड है। इसकी वैल्यू 2 माइनस एक्स आएगी जब इसकी वैल्यू 1 ओपन से 2 क्लोज्ड है। और इसकी वैल्यू 4 माइनस एक्स आएगी जब ये 2 ओपन से 3 क्लोज्ड है। बिल्कुल सही अपना आंसर है। आपको मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। आप इसको ऐसे समझिए, आपने x की जगह fx रखा फॉफ एक्स बनाने के लिए, यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। उसके बाद मैंने आपको बोला कि अब अगर मैं इसमें fx पुट करना चालू करूं तो हमने ग्राफ बना लिया। ग्राफ बनाने के बाद हमने ये देखा कि देखो आपको ये बोला जा रहा है कि fx 0 से 2 के बीच में कब कब है, तो 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक दोनों में क्लोज्ड। 0 से लेकर 2 तक अगर आप देखोगे तो आपको fx की कितनी ब्रांचेस दिख रही हैं, तो यहाँ पर बच्चों आपको fx की 2 ब्रांचेस दिख रही हैं। पहली ब्रांच दिख रही है 1 से 2 क्लोज्ड में, पहली आपको ब्रांच दिख रही है ये 1 प्लस एक्स वाली जिसमें 1 और 2 दोनों इंक्लूडेड था। तो यहाँ पर देखो 0 और 1 दोनों में इक्वालिटी आई। यहाँ पर देखो 1 और 2 दोनों इंक्लूडेड था तो 0 और 1 दोनों में इक्वालिटी आई। अच्छा, इसमें इसके बाद इसकी दूसरी ब्रांच दिख रही है 3 माइनस एक्स वाली। तो अगर 3 माइनस एक्स वाली दूसरी ब्रांच इसकी दिख रही है तो मैंने यहाँ पर लिखा कि इसका ये 3 माइनस एक्स होगा। कब होगा 3 माइनस एक्स, तो क्योंकि यहाँ पर 1 एक्सक्लूडेड था तो 2 छूट गया, और क्योंकि 0 इंक्लूडेड था तो 3 जुड़ गया, तो 2 से 3 पे आ गया। ये यहाँ छूटा हुआ था तो यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर इक्वालिटी थी तो यहाँ पर इक्वालिटी आ गई। और लास्टली अगर मैं बोलता हूँ fx की वैल्यू 2 से 3, fx की वैल्यू बच्चों अब हम बोलते हैं 2 से 3, तो 2 पर ओपन है। 2 पर ओपन है तो यहाँ पर देखो 1 पर ओपन आएगा। ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर गलती से लगा दिया था लेकिन हमने जब क्रॉस चेक किया तो हमारा ठीक हो गया था। 2 पर ओपन है और 3 पर क्लोज है। आप यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है 2 से 3, तो 2 पर आपको ओपन रखना है और 3 पर आपको क्लोज रखना है। तो अगर आपके पास 2 पर ओपन है तो यहाँ ऑटोमेटिकली 1 ओपन हो जाएगा, और 3 पर अगर आपके पास क्लोज है तो ऑटोमेटिकली 2 पे क्लोज आ जाएगा। और ये वाली ब्रांच आपकी कौन सी है, 2 से 3 में 1 प्लस एक्स वाली ब्रांच है, तो ये 1 प्लस एक्स वाली ब्रांच आ गई। जैसे अब आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये हमारे पास फॉफ एक्स आ जाएगा बच्चों। आप अगर चाहें तो फॉफ एक्स का ग्राफ भी बना के देख सकते हैं, अदरवाइज इतने में भी आप इसको रोक सकते हैं। तो इसके साथ बच्चों हम आज के अपने लेक्चर के एंड पे पहुंच चुके हैं। आज का लेक्चर काफ़ी डिफ़िकल्ट था मैं बोलूँगा, और मतलब कई बार इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये चीज़ आप प्रैक्टिस से ही सीखेंगे। जैसे आपने ये भी रियलाइज़ किया होगा कि मान लीजिए मैंने भी कहीं पर भी एक आध इक्वालिटी या इनइक्वालिटी गलत की, तो जब मैं उसको क्रॉस चेक करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। तो आप भी ये चीज़ समझ के चलें कि जब आप फाइनल आंसर अपना टैली करेंगे, जब अपना फाइनल आंसर आप क्वेश्चन से मिलाएंगे, तो जो भी आपकी गलती होगी वो पकड़ में आ जाएगी, और वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों तब होगा जब आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कर रखी है। तो आप ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको ऐसे सवाल और चाहिए तो ज़रूर आप मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपको ऐसे सवालों से और शेयर कर पाऊँ। थैंक यू।